स्टूडेंट, वेलकम इन यूट्यूब क्लास सुपरनोवा क्लासेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 2 की स्टडी कर रहे थे, क्लास 12 चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में हम लगभग सभी टॉपिक अपने कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन हमारे एक या दो टॉपिक बचता है बस। ठीक है, फिलहाल तो एक ही रह रहा है, डाइलेक्ट्रिक। ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स पर आएंगी। ठीक है, या फिर और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बच्चे क्या वीडियो नहीं देख रहे हो। ठीक है, वीडियो टाइम चल रहा है लॉकडाउन का, ये आपके लिए इतना अच्छा टाइम है कि इसमें आप अपनी स्टडी को बहुत, जो भी आपकी कमजोरी थी, जो भी आपकी वीकनेस थी स्टडी से रिलेटेड, उसको हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पूरी मेहनत करनी है इसमें। ये एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं। आप इसमें निखर भी सकते हैं और आप इसमें बिखर भी सकते हैं। ठीक है, ये टाइम ऐसा है इसमें आप इक्वल भी पहुँच सकते हैं। ठीक है, आज सभी लोगों ने सपना देख रखा होगा कि हम 12th क्लास से हमारी हम टॉप करें अपने स्कूल को, जिससे हमारा नाम है और हमारा अखबार में नाम आए या न्यूज़पेपर में नाम आए या आसपास के सभी लोगों में जाने। अगर आपने वो सपना देख रखा है, ड्रीम है आपके पास, तो आपको इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाना है और जितना हो सकता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, इतना क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो ये टाइम ऐसा है, अगर आपको एक बार पढ़ने की आदत लग गई तो आपको पूरी साल वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी, कोई नहीं रोक सकता आपको। लेकिन अगर आप इस टाइम पर नहीं पढ़ रहे कोई भी, ठीक है, इस टाइम पर नहीं पढ़ोगे तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी आपको पढ़ने में। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप दिल लगा के पढ़िए, बिल्कुल मेहनत से मेहनत कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा टाइम है, कहीं जाना नहीं, आना नहीं, घर पर बैठना है और पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, क्या है टॉपिक? डाइलेक्ट्रिक। ये वैसे मैं पहले बता चुका गुलाम शुरू में कि डाइलेक्ट्रिक होते क्या है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देने की। पराबैद्यतांक, डायलेक्ट्स होते क्या है, ठीक है, ये बताना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सॉलिड की। हम सबको पता है सॉलिड क्या होते हैं, ठोस। वे पदार्थ जिनका अपना आकार आयतन के होते हैं निश्चित। Any substance which have a finite shape and size are called solids। जो solids होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव तथा गैस। यहाँ पर जो सॉलिड है, सॉलिड भी तीन पार्ट में डिवाइड होता है हमारा। कौन कौन सा? एक तो होता है कंडक्टर्स, जिसको बोलते हैं चालक। एक होता है अचालक। क्या होता है? अचालक, जिसको बोलते हैं इंसुलेटर। और इनके बीच में होता है अर्धचालक। क्या होता है इनके बीच में? अर्धचालक, जिसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। अर्धचालक। ठीक है, आप सभी को पता होगा अच्छे से कि चालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं। नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं एक बार बता देता हूँ कि चालक क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी के साथ फ्लो हो सकती है, उसको बोलते हैं कंडक्टर्स। इसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं? जैसे कि आयरन, Ag, Fe, Au, ये सब। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, जैसे सूखी लकड़ी, वुड, ठीक है, और आपकी चेयर। ठीक है, ये इस तरह से हम और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, और एक होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? बेसिकली सेमीकंडक्टर वो होता है जो कंडक्टर और इंसुलेटर्स, चालक और अचालक के बीच की कड़ी होती है, ये अर्धचालक। ये हम पढ़ते हैं सेकंड बुक में अपनी 12th की। ठीक है, 284 चैप्टर है। इसमें क्या होता है? जो अर्धचालक होते हैं उसके एग्जाम्पल होते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन।
बोलते हैं जर्मेनियम सिलिकॉन, या हम ऐसे कह सकते हैं जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, उनको क्या बोलते हैं अर्धचालक। क्या कोई आप मुझे ये बता सकते हैं कि कंडक्टर को चालक जो होते हैं उनमें विद्युत धारा प्रवाह आसानी से हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो कर सकती है बहुत ही इजीली कर सकती है और इसमें नहीं कर सकती, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, किस कारण होता है ऐसा कि इसके अंदर इससे क्या चीज एक्स्ट्रा होती है जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। ठीक है, आपको ये बताना है कि क्या है ऐसा वो कारण। तो इसका कारण है हमारे इसके अंदर जो होते हैं चालक, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। हमने इनका नाम दिया है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री का मतलब ये नहीं है फ्री है, फ्री का मतलब ये है फ्री टू मूव, कि वो उस कंडक्टर के अंदर, उस पदार्थ के अंदर, उस सब्सटेंस के अंदर चलने के लिए क्या है, फ्री है। इसका मतलब जो कंडक्टर्स होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो इंसुलेटर्स होते हैं उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिस कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या नहीं हो सकती, फ्लो नहीं कर सकती। ठीक है, तो सॉलिड्स जो होते हैं 3 टाइप्स में होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करा सकते, जबकि कंडक्टर्स में हो सकती है। अब हमें बात करते हैं इसकी, अब हम बात करते हैं अपना डाइलेक्ट्रिक की। डाइलेक्ट्रिक होता क्या है? ठीक है, देखो क्या होता है कि माइकल फैराडे ने ये बताया, ये मैं पढ़ा चुका आप लोगों को कि माइकल फैराडे क्या थे। माइकल फैराडे ने ये बताया कि जब हम किसी इंसुलेटर स्लैब को या डाइलेक्ट्रिक को, इंसुलेटर स्लैब मतलब अचालक पट्टी को किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, उसकी धारिता बढ़ जाती है। जब किसी अचालक पट्टी को किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच रखा जाता है तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। When an insulator slab is introduced between the plates of the capacitor, then its capacitance is increased। तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब जैसे हमने क्या किया कि इस पर इंसुलेटर स्लैब नहीं रखी और इसका कैपेसिटेंस कितना था, 4 माइक्रोफैरड था। कितना था, 4 माइक्रोफैरड। जब नहीं रखी और जब इसमें हमने इंट्रोड्यूस कराया इंसुलेटर स्लैब को तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा और हमने मान लिया वो कितना हो गया, 8 माइक्रोफैरड। तो कितने टाइम बढ़ गया, 2 टाइम बढ़ गया। जो ये 2 टाइम बढ़ा इसको ही बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक। तो बेसिकली जो डेफिनेशन है परावैद्युतांक की वो ये है कि जब हम किसी इंसुलेटर स्लैब को किसी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच रखते हैं तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, और जितने टाइम कैपेसिटर इंक्रीज होगा उसको क्या बोलते हैं, उस वैल्यू को बोलते हैं उसका डाइलेक्ट्रिक, उसकी डाइलेक्ट्रिक वैल्यू। ठीक है, परावैद्युतांक क्या बोलते हैं उसकी, परावैद्युतांक। 4 है, 8 हो गया, कितने टाइम बढ़ गया, 2 टाइम। इसको इससे डिवाइड करते हैं, जब बनता है फॉर्मूला ये बनता है C/C0 की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, K की। अभी हम इसे प्रूव भी करते हैं कैसे आएगी। ठीक है, तो कितने टाइम्स क्या हो जाएगा कि C/C0 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो इसको बोलते हैं उसके लिए क्या, डाइलेक्ट्रिक। अब बेसिकली जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, परावैद्युतांक होते हैं, वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। नंबर 1, इसके बेस पर डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक बेसिकली एक इंसुलेटर्स होते हैं। क्या होते हैं, इंसुलेटर्स। क्या होता है, जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं वो 2 टाइप में डिवाइड है, एक तो पोलर मॉलिक्यूल्स और एक नंबर 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स और एक होते हैं नॉन पोलर। इसको बोलते हैं ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय अणु
इसको बोलते हैं अध्रुवीय अणु, अध्रुवीय अणु, ठीक है। क्या बोलते हैं? ध्रुवीय अणु, और इसको बोलते हैं अध्रुवीय अणु, पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या क्या होते हैं? जो हमारे डाइलेक्ट्रिक है उस पर जो मॉलिक्यूल्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु, हमें पता होना चाहिए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं हाइड्रोजन का, सॉरी वाटर का, जल का, H2O, तो इसमें दो तो हाइड्रोजन के एटम हैं, दो एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के, और एक एटम किसका है? ऑक्सीजन का। तो जो हमारा पानी है, जल है, वाटर है, वो दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम, यानी कि दो हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर ये पूरा का पूरा हमारा एक मॉलिक्यूल किसका बनता है? पानी का, ठीक है। तो ये क्या है? ये पूरा बोलते हैं हम इसको अणु, और इसको क्या बोलते हैं? परमाणु, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? परमाणु। अब हम बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स की। पोलर ध्रुवीय अणु, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स, हम डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसे अणु जिनका अपना क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उसको बोलते हैं ध्रुवीय अणु। और जिसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल्स which have permanent electric dipole moment is called polar molecules, and which have electric dipole moment is zero is called non-polar molecules, ठीक है। ऐसे अणु जिस पर अपना, जिसमें P की वैल्यू जीरो नहीं होगी, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा परमानेंट, हम इसको ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, उसको हम बोलते हैं क्या? पोलर मॉलिक्यूल्स। और जिसमें नहीं होगा, जिसके अंदर जीरो होगा, उसको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इधर आघूर्ण पढ़ चुके हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम पढ़ चुके, दो चार्ज था, -2 सेम और ये +2, इन दोनों के बीच डिस्टेंस 12 था, और P की वैल्यू होती थी Q × 12। इस P को बोलते थे क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसकी डायरेक्शन होती थी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, ठीक है। नेगेटिव से किसकी ओर? पॉजिटिव की ओर। तो अगर हम पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल, और जो नॉन पोलर है इसके एग्जांपल, जैसे H2O, सॉरी H2O2, या फिर हम बोल सकते हैं CO2, ये किसके एग्जांपल है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के। तो हमारे पास H2O, ये किसका एग्जांपल है? जो हमारे पास पानी होता है, पानी, वो किसका एग्जांपल होता है? पोलर मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। और एग्जांपल लिख सकते हैं इसका, जैसे कि ये होता है HCl, ठीक है। क्या होता है हमारे पास? HCl, या एक और लिख सकते हैं NaCl, ठीक है, NaCl। अब किस तरह से होता है ये तो हमने रट लिया कि डेफिनेशन हो गई कि जिसके अंदर पर P जीरो नहीं होगा उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर P जीरो होगा उसको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। लेकिन होता कैसे है? देखो क्या होता है कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि मैं एग्जांपल लूं इसका H2O का या HCl का, बहुत आसान पड़ेगा, ठीक है। H2O ले लें, HCl ले लें, ये H है पॉजिटिव, ये Cl है नेगेटिव, इसके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, ठीक है। जब डिस्टेंस होगी, चार्ज ये रखते हैं, ये सेम पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, तो इसके पास P कभी भी जीरो नहीं हो सकता। P जीरो होने के लिए P का फॉर्मूला होता है Q × 12। अगर P जीरो करना है हमें तो क्या होना चाहिए? या तो Q जीरो होना चाहिए या 12, दोनों के बीच की डिस्टेंस जीरो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ना तो Q जीरो है, ना दोनों के बीच की डिस्टेंस जीरो है, तो इसलिए इसके अंदर, HCl के अंदर P कभी भी जीरो नहीं हो सकता। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम किसका? दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम H2O का। जैसे H है, ये ऑक्सीजन इधर आएगा, एक ऑक्सीजन इधर, दूसरा H के साथ, ठीक है। H2, सॉरी H2O है ना, O, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसके साथ दो हाइड्रोजन के हैं, एक ये है और एक हाइड्रोजन का ये है। हाइड्रोजन का पॉजिटिव, ऑक्सीजन का नेगेटिव। इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसका? इसका। हमसे कैसे समझ सकते हैं कि इसके पास P होगा? देखो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, तो P1 की डायरेक्शन ये आएगी,
ठीक है, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है, इसका इस डायरेक्शन में आएगा P2, दोनों की अलग अलग डायरेक्शन है, तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। या हम इसकी डेफिनेशन एक और बनती है कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स, और जिसमें दोनों एक ही पॉइंट पर होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, उसको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे NaCl था, पॉजिटिव इधर था, Cl इधर था, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस थी, तो इसे बोलते थे पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस पर कुछ ना कुछ इसका P जरूर आएगा, ठीक है। तो P कभी भी जीरो नहीं हो सकता, किसका, जो हमारा पानी है, जल है, उसके मॉलिक्यूल का। या दूसरा मेथड समझने का, देखो कैसे समझते हैं, जो ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है, इन दोनों का सेंटर यहाँ पर आएगा, इसके बीच में, ठीक है। एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, इन दोनों का सेंटर यहाँ पर आएगा, ऑक्सीजन का सेंटर यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस तो है, ठीक है। जब दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है तो P कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। P कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो ये सारे के सारे तीनों क्या है, और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये सारे के सारे कैसे होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स। उसके बाद बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि H2O, H भी है, दूसरा भी H यहीं पर, तो इनके सेंटर दोनों के एक ही पॉइंट पर आएंगे। जब सेंटर दोनों के एक ही पॉइंट पर आएंगे तो इसके अंदर 2n जीरो होगा, यानी कि दो चार्जों के बीच की डिस्टेंस जीरो होगी। तो जब दो चार्जों के बीच की डिस्टेंस जीरो होगी तो P का फॉर्मूला होता है Q×2m। Q तो होगा, लेकिन डिस्टेंस जीरो के कारण P कितना होगा, इसके पास जीरो होगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम CO। C का मॉलिक्यूल्स इधर O का और इधर O का, ठीक है। COO, इस पर होगा नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब इसके कारण, इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल लगेगा, इन दोनों के कारण लगेगा, इन दोनों के कारण ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इसकी डायरेक्शन होगी इस तरह P1, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर, और इस पर इस डायरेक्शन में P2। अब दोनों सेम डिस्टेंस पर होते हैं कार्बन से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, जिसके कारण ये एक दूसरे को रिजल्टेंट निकालते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक इस डायरेक्शन में, एक इसमें, ठीक है। तो दोनों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, तो कितना आ जाएगा, 0। P कितना आ जाएगा, 0। या फिर हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि O और C, इसका सेंटर कहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है, इसका भी यहीं पर आएगा C के पास, दोनों के बीच कोई डिस्टेंस नहीं है। जब डिस्टेंस नहीं है तो P की वैल्यू कितनी आएगी, P की वैल्यू हमारी इसके पास आएगी कितनी, 0, ठीक है। तो P की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि अब हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स की दो डेफिनेशन होगी। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके पास P की वैल्यू 0 नहीं होती, यानी कि परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता, उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, और जिसके पास 0 होता है उसको बोलते हैं नॉन पोलर। दूसरी डेफिनेशन, जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर होते हैं, कोइंसाइड नहीं होते, उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, और जो एक ही पॉइंट पर होंगे उसको बोलते हैं क्या, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम किसी पोलर मॉलिक्यूल्स को, जैसे ये पोलर मॉलिक्यूल्स है कोई, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से रखते हैं किसी पोलर मॉलिक्यूल्स को, तो पोलर मॉलिक्यूल्स को जैसे ही हम रखते हैं कि अभी 0 है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा, E 0 है, तो E 0 का मतलब ये है कि इस पर क्या होगा कि यहाँ पर देखते हैं कि इस पर जो ये डाइपोल है, ये इस तरह से डाइलेक्ट्रिक है, इसकी डायरेक्शन देखो कि इसके अंदर एक की डायरेक्शन इधर आएगी P1, तो किसी की डायरेक्शन इधर आएगी P2, एक की डायरेक्शन इस तरह से तो एक की डायरेक्शन इस तरह से, ऐसे ही आपको सोच। इसके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो होता है, इसके पास पोलर मॉलिक्यूल्स के पास P तो होता है, लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें, किसकी, एवरेज की, तो एवरेज P कितना होता है, 0।
इसके पास औसत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, 0। क्यों 0? क्योंकि जो ये मॉलिक्यूल्स होता है एक ही डायरेक्शन इधर को जा रहा होगा, एक इधर को जा रहा होगा, दोनों अपोजिट आए हैं तो डायरेक्शन नेगेटिव, दोनों को घटाएंगे 0। एक इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, एक इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो क्या होगा 0। ठीक है, तो इनकी डायरेक्शन क्या, जब हम किसी को इसको रखते हैं एक साथ, जब ई 0 है तो इन पर जो एवरेज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है वो कितना होगा, 0 होगा। अब इसको समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का हमारे पास, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का क्या है कि जैसे कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है कोई भी, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अभी हमने लिखा जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता, P की वैल्यू 0 होती है, उसको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये कब है, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, मान लो हमने क्या किया कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को किसी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच रख दिया। ये कैपेसिटर था पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी प्लेटों के बीच हमने क्या रखा, किसी ये जो हमारे पास कौन सा था, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे, डाइलेक्ट्रिक थे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के। इसको जैसे ही हम कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में रखा, तो जैसे कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में रखते हैं तो जो एक्सटर्नल बाह्य विद्युत क्षेत्र है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, वो वर्क करता है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर। तो ई किस डायरेक्शन में लगता है, इस डायरेक्शन, ई लगता है उस डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पर, अब क्या होगा, जैसे ही हम ई की वैल्यू को बढ़ाएंगे, जैसे ही ई की वैल्यू को बढ़ाएंगे, तो जो ये डाइलेक्ट्रिक होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, ये क्या करते हैं कि इसके जो नेगेटिव, जो अब दोनों एक साथ ही, पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ, इस तरह से जैसे ही रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पॉजिटिव चार्ज को तो अपने साथ ले जाएगा, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस डायरेक्शन में चलने लगेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जो नेगेटिव है वो किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगेंगे। और जब ये एक पॉजिटिव इधर जाए, एक चीज यहाँ पर थी, दूसरी चीज यहाँ पर है, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो एक मान लिया हमने प्रोटॉन है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव जो होगा वो इधर चलने लगा, नेगेटिव जो होगा वो इधर चलने लगा। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस बन गई, और जब दोनों के बीच डिस्टेंस बन गई, चार्ज इनके पास है, जब दोनों के बीच में डिस्टेंस बन गई कुछ, तो इसका मतलब अब P आ गया है इसमें, ठीक है, P इंड्यूस हो गया, ठीक है। तो इसलिए इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को क्या बोलते हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि जैसे हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इसका नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा, और पॉजिटिव चार्ज किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन करेगा, इस तरह से। और इनके बीच क्या हो जाएगा, कुछ सेपरेशन हो जाएगा, जिसके कारण, सेपरेशन होने के कारण ही इसमें P क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और इस P को ही क्या बोलते हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर क्या अगर हमने अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा लिया तो फिर क्या होगा। हम जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड हटा लेंगे यहाँ से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा लेने पर ये पुनः दोबारा क्या हो जाएंगे, अगर ऐसे गए थे तो दोबारा फिर इसी पॉइंट पर आ जाएंगे, और फिर P कितना हो जाएगा, 0। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है, और टेम्परेरी होता है, केवल तभी प्रोड्यूस होता है जब हम इसको किसमें रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। और एक वैल्यू क्या होता है, अब ये कहो कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते चले जाए, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते चले जाएंगे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया तो ये और दूर जाने लगे, और बढ़ाया और दूर जाने लगे, लेकिन एक कंडीशन होती है
ठीक है, जिस कंडीशन से पहले हमें रोकना होता है, ठीक है, वो भी बढ़ा हुआ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये होती है उसकी, तो क्या होगा कि हमें उसे इतना नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड देना। अगर हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया तो उस मॉलिक्यूल से वो जो चार्ज है वो दूर हो जाएंगे और वो हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, इस तरह से दूर चले जाएंगे और इसके अंदर बाउंड नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो एक लिमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ता है हमें, और नेगेटिव और पॉजिटिव, जिसके कारण एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा EI, और उसकी डायरेक्शन किस तरफ को होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा था और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग गया, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, और कम कितना हो जाएगा, E माइनस, क्योंकि EI छोटा होता है, E ज़्यादा होता है। ये हमारे पास हम इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं बैटरी से। ठीक है, EI इसके कारण प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये जो कम हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं ये वर्क करते हैं, और जब हम किसी कैपेसिटर के बीच में रखते हैं इसे, तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। वो बताओगे अभी कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है। ठीक है, तो इतना समझ आ रहा है आप लोगों को। अब नेक्स्ट को भी करते हैं इसी में। तो नेक्स्ट है, हमने यहाँ पे देखा कि जब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने किसी डाइलेक्ट्रिक को किसके बीच में रखा, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच, तो जो E था वो कम हो गया। ठीक है, E कम जो हो गया वो किस वैल्यू तक कम होगा, E अपॉन E नॉट, उसको बोलते हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। E नॉट क्या है, E नॉट है स्टार्टिंग वाला, ठीक है, और E क्या है, बाद वाला भरने के बाद में, तो E कम हो गया, जो E है वो कम हो गया, तो E लेस देन E नॉट। ठीक है, E लेस देन क्या होगा, E नॉट। ठीक है, अब हमारे पास E कम हो गया, तो E कम होने के कारण ये उल्टा लिखा है, E नॉट अपॉन EI। ठीक है, E कम हो गया ना, E नॉट ज्यादा होगा, E कम होगा, ज्यादा बटे कम, तो क्या आएगी, K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, और ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, अब जैसे ही E कम हुआ तो E का फॉर्मूला होता है V अपॉन R, V इज इक्वल टू E R। E की वैल्यू कम हो गई, तो E की वैल्यू कम होने के कारण पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो V हो जाएगा V अपॉन V नॉट अपॉन V, वो कितना हो जाएगा, V नॉट अपॉन V कितना हो जाएगा, K। अब हमने क्या किया, C का फॉर्मूला होता है Q अपॉन V, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा तो उस पर C कितना होगा, C नॉट, और Q तो सेम, V कितना होगा, V नॉट। क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक को भरने के बाद क्या होगा, C इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा Q अपॉन V, C इज इक्वल टू Q अपॉन V फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम फोर्थ एंड थर्ड, दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे हम। E कम करने पर V कम हो गया, दोनों को डिवाइड करें इसको इससे, C अपॉन C नॉट, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, C अपॉन C नॉट, Q अपॉन V अपॉन Q अपॉन V नॉट, Q से Q कैंसिल, C अपॉन C नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन V, C अपॉन C नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन V की वैल्यू है K, ये कहाँ से आएगी, फ्रॉम 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी C अपॉन C नॉट इज इक्वल टू K। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि C की वैल्यू इंक्रीज हो गई C से। तो इसका मतलब जैसे ही किसी डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटेंस के बीच में रखते हैं तो E वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, पोटेंशियल भी घट जाएगा, लेकिन C की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए हम जब किसी इंसुलेटर को किसी डाइलेक्ट्रिक के बीच में रखते हैं, उनके बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो E घटता है, V घटता है, जिसके कारण उसके कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार
कि जब किसी परावर्तित पदार्थ को किसी संधारित्र प्लेटों के बीच भरा जाता है तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। क्यों? When an dielectric is introduced between the plates of the capacitor, then its capacitance is increased. Explain, इसे explain करना होगा, ठीक है? इस तरह से हमें लिखना पड़ता है, ठीक है? तो हम डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ चुके हैं। बेसिकली क्या होते हैं डाइलेक्ट्रिक? इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है? जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं तो क्या होता है कि इंट्रोड्यूस होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। उसके बाद बात करते हैं किसकी, अभी एक चीज़ देखी थी हमने कि जब इसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को प्लेटों के बीच में रखते हैं तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो उस पर जो P है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है? एक बार लिख लेना कि जो पोलराइजेशन होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते चले जाएंगे तो उसकी पोलराइजेशन इंक्रीज होता चला जाएगा, ध्रुवल, ठीक है? अब बात ये है कि हम कितना भी लगा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते चले जाएं और वो एक दूसरे से दूर होते चले जाएं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है? अगर हमें कोई फोर्स लगा रहा है, हम खड़े हैं, हमें कोई फोर्स लगा रहा है, ठीक, हमें फोर्स लगाता चला गया और हम ऐसे झुकते चले गए, ऐसे होते चले गए, लेकिन हमारी एक वैल्यू आएगी जिस वैल्यू तक हम उसे सहन कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि हम गिर जाएंगे, ठीक है? हमें वहाँ पर नहीं करना, हमें किसी को गिराना नहीं है, तो हमें क्या करना है, केवल उतनी वैल्यू देनी है जितनी वो उसे बिना गिरे क्या कर सके, सहन कर सके। उसको ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं उसे? इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन से पहले की कंडीशन, ठीक है? हमें नीचे नहीं गिराना किसी को भी, हमें बस टिल्ट करना है इस तरह से, ठीक है? तो ऐसे यहाँ पर होगा, हमें केवल उन दोनों के बीच में क्या करना है, डिस्टेंस क्रिएट करना है, हमें उसे ब्रेक डाउन नहीं कराना, ठीक है? उससे बचाना है। तो अब क्या होगा, तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा, लास्ट टॉपिक है इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? परावर्तित सामर्थ्य। इसकी डेफिनेशन होती है द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड that can be applied to the dielectric without its electric breakdown. It is expressed in kilovolt per millimeter. ये क्या लिख रहा है? किलोवोल्ट पर मिलीमीटर, और ये लिख रहा है DS, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है? हिंदी की बात करें कि किसी भी परावर्तकांक की परावर्तित सामर्थ्य क्या है? विद्युत क्षेत्र की वह अधिकतम वैल्यू है किसी भी परावर्तकांक की क्या परावर्तित सामर्थ्य विद्युत क्षेत्र की वह अधिकतम वैल्यू है जिसको कैन बी अप्लाइड टू द डाइलेक्ट्रिक विदाउट, जिसको क्या करें हम परावर्तकांक पर अप्लाइड करने पर उसके जो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है, वैद्युत भंजन है, उस पर क्या किया जा सके, वैद्युत भंजन से पहले एक्सप्रेस किया जा सके। वैद्युत भंजन, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन को क्या बोलते हैं? वैद्युत भंजन। अब यहाँ पर कुछ मटेरियल है जैसे कि वैक्यूम, माइका, रबर, एयर, वाटर। इसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, अभी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ चुके कि क्या होता है, C/C0, ठीक है? डाइलेक्ट्रिक भरने पर कैपेसिटेंस और उससे पहले ना भरने पर तो कैपेसिटेंस, इन दोनों का रेशो क्या कहलाता था? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जो वैक्यूम है उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होगी और उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जिसे वो बिना इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के बियर कर सके वो कितना होगा? अनंत। इसका मतलब कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हैं। माइका जो है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 3 to 6 और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? 12, ठीक है? रबर क्या होता है? 6 से 9 और इसकी होती है 12। एयर 1.00 और इसकी होती है 3 डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और टोटल ये 80 होता है और ये कुछ नहीं होता डैश। अब क्या होता है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1, इस 1 का एक तो हमने टेबल पढ़ ली, एक हमें इनका मीनिंग पता होना चाहिए कि एक ही वैल्यू 1 है, इसके लिए वैक्यूम के लिए
K बने तो C किसके इक्वल होगा, C नोट के। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, तो वैक्यूम क्रिएट करने पर हम उसमें क्या रख रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक। तो जो ना रखने पर आएगा वही रखने पर आएगा। वैक्यूम से पहले जो होगा वही किस पर होगा, वैक्यूम पर। इसका मतलब C किसके इक्वल होगा, C को। सेकंड, अगर हम माइका रख दें तो माइका रखने पर जो उसकी कैपेसिटेंस है, संधारित्र की धारिता है, वो 3 से लेकर 6 गुना तक बढ़ जाएगी। जो रबड़ है उसकी कितनी बढ़ जाएगी, 6 से लेकर 9 तक। और जो एयर है उसके 1.005 तक। और जो वाटर है उसकी 80 तक। इसका मतलब अगर हम सब कैपेसिटर लें दो और इसके कैपेसिटर के बीच में क्या कर दें, पानी भर दें, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच पानी भर दें, तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा, 80 गुना बढ़ जाएगा। इसका मतलब पानी ना भरने से पहले अगर 2 माइक्रोफैरड था तो पानी भरने के बाद 160 माइक्रोफैरड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 160 माइक्रोफैरड। तो अब सभी के मन में ये आ रहा होगा कि हम पानी ही भरते होंगे, ठीक है, और पानी ही भरना सबसे अच्छा है कि बच्चों है या नहीं है। भाई हमने पानी भरा किसी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच, तो पानी भरने पर उसकी कैपेसिटेंस 80 गुना बढ़ गया। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, लेकिन नहीं भरते ऐसा। अब क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी देखते हैं, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग क्या देखते हैं, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर देखो कि उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 0 है, उसमें नहीं है इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब ये होगा कि अगर हमने इसे 0 किलो वोल्ट पर mm का भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया तो वो टूट जाएगा, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि हम पानी को नहीं भर सकते, ठीक है। तो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ साथ ये वैल्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम कैपेसिटर को डिजाइन करते हैं तो हमें दोनों वैल्यू का ख्याल रखना पड़ता है, इसका भी और इसका भी। ऐसा नहीं है कि हमने देखा 80 गुना बढ़ जाएगा तो हमने पानी भर दिया उसके बीच में, नहीं, क्योंकि उसके लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, 0। जैसे हम पोटेंशियल डेवलप करते हैं प्लेटों के बीच तो वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, जिसके कारण हम कैपेसिटर नहीं बना सकते, ठीक है। तो फिर किसको भरते हैं, माइका वगैरह को भरते हैं, क्योंकि वो 12 किलो वोल्ट पर mm पर जाकर कहीं इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है और उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 से 6 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना इसे और लाइक करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना।